हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और टैली प्राइम के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन एक जो कंफ्यूजन है उसको पूरा 100% क्लियर करता हूं। ठीक है, कंफ्यूजन क्या है समझिएगा। कंफ्यूजन ये है कि जब आप सीधा परचेस करते हैं कैश में और जब सीधा सेल करते हैं कैश में, तो इसी में कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अभी इस कंपनी को एक नाम दे देता हूं शॉपिंग वन। क्या दे देता हूं? शॉपिंग वन। तो ये हो गया शॉपिंग वन, ये कंपनी का मान लीजिए नाम है और यहां पर जो एड्रेस आएगा उस कंपनी का वो यहां पर डाल दीजिएगा। तो मैंने ये डाल दिया है, आपके कंपनी का जो भी एड्रेस होता हो वो आप यहां पर डालेंगे और एंटर करेंगे। यहां पर आपके स्टेट का नाम आएगा। अगर आप जीएसटी लगाना चाहते हैं तो स्टेट का नाम जरूर डालिएगा, नहीं तो जीएसटी वस्टी कुछ भी नहीं कैलकुलेट होगा। ठीक है ना, तो स्टेट डालना कंपलसरी है। अगर आप जीएसटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्टेट डालना मत भूलिएगा। स्टेट डालने में क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, स्टेट जरूर डाल लीजिएगा। और यहां पर अब चाहे तो जीएसटी एक्टिवेट कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहां पर बकायदा आप जीएसटी वगैरह एक्टिवेट कर लीजिएगा, लेकिन जो वीडियो जिस चीज के लिए है उस मैटर पर हम सीधा आ जाते हैं। ठीक है ना, इसको छोड़ते हैं, कंट्रोल ए कर देते हैं। तो कंपनी बन गई है। अब कंपनी का नाम आपको यहां पे दिख ही रहा होगा, शॉपिंग वन। अब ये कंपनी का नाम है। अब कंपनी में लिखा हुआ है नो वाउचर एंटर्ड। यहाँ पे कंपनी जब न्यू बनती है और कोई वाउचर एंट्री पास नहीं होता है तो यही लिखा रहता है। तो हमने तो कोई वाउचर एंट्री ही नहीं पास की है। तो होगा क्या कि कई बार गलती हम यहां पर कर जाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम यहां क्रिएट पे जाते हैं और एक लेजर बनाते हैं। किस चीज का लेजर बनाते हैं? जैसे मान लीजिए आपने जो है लेजर बनाया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आपने इस तरीके से लिख दिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये आपका अकाउंट है। ठीक है, और ये आपका बिजनेस अकाउंट है, जो भी अकाउंट है। तो ये हो गया और यहां पर ये जाएगा अंडर बैंक अकाउंट में। तो आप बड़े आराम से इसे बैंक अकाउंट भी रख देते हैं। बाकी यहां पर आप अपना जो अकाउंट नंबर है वो भी डाल देते हैं। ठीक है, और सब डाल करके एंटर कर देते हैं। आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड वगैरह सब कुछ पड़ गया। बड़े आराम से आप सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन अंत में यहां पर देखिए चेकबुक की डिटेल है, इसको भी एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो यहां पर ये चेकबुक की डिटेल यहां पे डाल देते हैं। ये हो गया। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 1 2 3 5 6 और ये 7 9 है, तो हम कर देते हैं डबल। तो ये कुल मिलाकर के 110 चेक इशू हो गए। ठीक है, अब एंटर करके यहाँ पर जो भी नाम हो ओनर का, ठीक है, तो मैं ऐसे ही एक अभिषेक नाम डाल देता हूँ यहाँ पर। तो ये ओनर का मान लीजिए नाम हो गया। तो ये एंटर करके और बाकी एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। चेकबुक पर ओनर का नाम प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गया। तो अभी आपने बैंक अकाउंट का एक लेजर बनाया। ठीक है, कहां से बनाया? गेटवे ऑफ टैली से ही बना लिया। तो एक तो ये देख लीजिए कि सीधा आप गेटवे ऑफ टैली से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब आप सीधा चले जाते हैं कहां? परचेज वाउचर में। अब परचेज में गए, परचेज में जाएंगे तो ये आ जाएगा और फिर यहां पर आप सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डालते हैं, एंटर करते हैं और यहां पर सीधा कैश करते हैं। क्या करते हैं? कैश करते हैं। और कैश अगर करेंगे तो देखिए कैश आपका सीधा माइनस में चला जाएगा, क्योंकि आपके पास कंपनी में कोई कैश नहीं है। ठीक है, आपके पास कंपनी में कोई कैश नहीं है। अभी आप यहां पर अगर बैलेंस शीट की स्थिति देखेंगे तो बैलेंस शीट में तो कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं ना। और अगर आप यहां से वी बटन प्रेस करके सीधा कैश में चले जाते हैं तो आपका कैश माइनस में जाना तय है। ठीक है ना, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि हमने कैश तो रिसीव ही नहीं कराया कंपनी में, तो हमारा कैश कैसे हमारा कैश तो माइनस में ही जाएगा ना। वो कहां? कैश तो हमारे पास है ही नहीं। और जब है ही नहीं और फिर भी हम कैश में परचेस कर रहे हैं तो वो तो एंट्री सिर्फ सॉफ्टवेयर में पेपर पे होगी। आपको कैश तो मिल नहीं रहा है, कैश आप रिसीव थोड़ी ना कर रहे हो, हाथ में आपको कैश नहीं मिल रहा है। तो ऐसी दशा में यहां पर कैश आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये रॉन्ग एंट्री है टैली में। ठीक है, याद रखिएगा। अब कई बार क्या होता है कि जो ये बैंक अकाउंट की एंट्री हमने करी उसको लेकर के देखिएगा, उसमें जो है पैसा रिसीव करा दिया जाता है। कैसे रिसीव कराया जाता है? देखिए वी बटन प्रेस किया और यहां आते हैं हम रिसिप्ट वाउचर में। ये आ गया रिसिप्ट वाउचर में। और अब कंपनी में लगाया जाने वाला फंड तो कैपिटल ही कहलाता है। तो यहां पर आप क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट रख देते हैं और एंटर करते हैं और ये हो जाएगा क्या? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का ग्रुप डालिएगा तो सी प्रेस कीजिएगा तो कैपिटल अकाउंट वाला ग्रुप दिख जाएगा। एंटर कर दीजिएगा और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। बाकी डिटेल आप भर लीजिएगा। यहां पर मान लीजिए कि 2 लाख रुपए कैश रिसीव कराया जा रहा है। किस में रिसीव कराया जा रहा है? कंपनी में। कंपनी में रिसीव कराया जा रहा है और कैश नहीं कराया जा रहा है, बैंक में कराया जा रहा है। कैपिटल जो है बैंक में रिसीव कराया जा रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। और कौन से बैंक में? सेंट्रल बैंक में। तो ये रिसीव हो गया, ये एंट्री ठीक है, ये एंट्री हो गई।
अब समस्या कहां पर आएगी आपको, आप सीधा जाएंगे बी बटन प्रेस करके परचेज में, ठीक है। अब आपको कॉन्फिडेंस हो गया कि आपने बैंक में पैसा रख दिया है, अब आपका नेगेटिव कैश नहीं आएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। यहां से आप चाहे तो डेट चेंज कर सकते हैं F2 करके, और 1 मई करना चाहे तो कर लीजिए, यहाँ पर 24 कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर आएंगे ना तो ये देखिए, ये यहाँ पे कैश दिखेगा आपको, आप सीधा यहाँ कैश का लेजर लगाएंगे, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे, और बाकी यहाँ रेगुलर और GSTIN जो भी होता है वो डाल वाल के सीधा एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कराएंगे और यहाँ बनाएंगे फर्स्ट क्लास परचेज का लेजर, ठीक है। तो ये परचेज का लेजर आपने बना दिया और परचेज अकाउंट कर दिया और एंटर किया, और यहाँ पे P प्रेस किया, परचेज अकाउंट, ठीक है। आपकी कंपनी में परमानेंट तो उधारी का काम होगा नहीं। अब ये तो जैसे आपने कैश में कर दिया काम, परमानेंट तो आप कैश में करोगे नहीं, और ना ही परमानेंट उधार भी करोगे। तो कैश अगर कर रहे हो तो कभी ना कभी उधार की तो जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। अगर आपको सिंपली समझ में बात नहीं आती है, बैलेंस शीट से नहीं देख सकते और चीजें नहीं कर सकते, तो ये भी तरीका एक हो सकता है। अब क्या तरीका है बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने परचेज किया कीबोर्ड, यहाँ पे Alt C करके एक स्टॉक आइटम बना रहा हूँ कीबोर्ड। ये स्टॉक आइटम बनाने का काम आप डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली से भी कर सकते हैं, क्रिएट पे जाके, ठीक है। अब कीबोर्ड खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा तो नंबर्स में होगा, तो यहाँ NOS कर देता हूँ, यहाँ पे नंबर्स कर देता हूँ, ये नंबर्स कर दिया, एंटर किया, और यहाँ पे नंबर्स का UQC कोड यानी यूनिट क्वांटिटी कोड आ जाएगा। तो नंबर्स आ गया है, देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे 0 ही रखना है, एंटर करना है। यहाँ पे GST मुझे अप्लाई ही नहीं करना है, एंटर करना है। अब ये आ गए। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 700 कीबोर्ड जो है थोक के भाव मंगाया जा रहा है, और एक कीबोर्ड की खरीद रेट कितनी पड़ी, 90 रुपए, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये डिटेल आ गया, ठीक है। अब ये सारी की सारी परचेजिंग किसमें हो रही है, कैश में हो रही है। ये ध्यान दीजिएगा कि सारी की सारी परचेजिंग किसमें हो रही है, कैश में। तो यहाँ पर आप नरेशन भी डाल देते हैं, द गुड्स हैव बीन, ये देखिए, ये द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, ठीक है, ये डाल दिया परचेज्ड विथ यहाँ पे लिखेंगे WITH कैश रुपीज, कैश RS, ये ऐसे करके लिख दिया। और कितना कैश, तो यहाँ पे है 63,000 रुपए, तो यहाँ पे 63,000 रुपए आपने डाल दिए, तो ये 63,000 डाल। और दिमाग में यही बात है कि हमने कैश रिसीव करा दिया है। आपको ये ध्यान नहीं है कि आपने कैश नहीं रिसीव कराया है, वो पैसा कहाँ गया है, वो पैसा गया है आपका बैंक में, कैश तो आपने रिसीव ही नहीं कराया है। तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव कैश आना तय है, ये बात याद रखिएगा, नेगेटिव कैश आना तय है। तो इसके लिए सॉल्यूशन भी बताऊंगा और ये प्रॉब्लम जो फेस आ रही है ये भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे क्या होगा। अब एंटर करके आप एक्सेप्ट करा लेते हैं। आप तो निश्चिंत हैं कि आपने कैश में किया है काम। बैलेंस शीट में जाएंगे यहाँ पर, तो ये देखिए, ये करंट एसेट है आपका, ठीक है। तो ये तो दिखाएगा ही, 2 लाख रुपया कैश आपने रिसीव कराया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये कैश इन हैंड है, ठीक है ना। ये क्या है, ये कैश इन हैंड है, और आपने परचेज किया है, ठीक है ना। और परचेज किया है, पैसा आपके पास था ही नहीं। तो जैसे ही बैलेंस शीट में जाएंगे ना, तो ये रेड में आ जाएगा। ये देखिए 63,000 रुपए किस में आ रहा है, रेड में। आपने 63,000 की ही ना परचेजिंग की है, और यहां से आप पकड़ में आ जाएंगे और फंस जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो कैश करते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास कैश होना भी चाहिए। पैसा बैंक में पड़ा हुआ है भाई, तो आप कैश क्यों कर रहे हैं। आप पहले कैश रिसीव कराइए, और कंपनी में रिसीव होने वाला फंड कैपिटल कहलाता है, सीधी बात है। तो आप कैपिटल जो है कैश में रिसीव कराइए। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी 1 अप्रैल के डेट में, क्योंकि वो परचेजिंग 1 अप्रैल को ही हुई थी। उससे भी पहले एक और तरीका बताता हूं, इसको पता करने का एक और तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि आप कभी तो उधार की परचेजिंग करेंगे या सेलिंग करेंगे, तो जब आप उधार की परचेजिंग या सेलिंग करेंगे तो उस दशा में आपको पेमेंट देना होगा या पेमेंट लेना होगा कस्टमर से, ठीक है। अगर परचेज करेंगे तो पेमेंट देंगे, और अगर सेल करेंगे तो पेमेंट लेंगे। ऐसी स्थिति में सेल में तो समस्या आने की चांसेस कम है, क्योंकि सेल करेंगे तो आप कैश प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। उसमें भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन परचेज में देखते हैं। अभी ये परचेज कर रहे हैं, ठीक है, परचेज कर रहे हैं, और यहां पर जो है क्रेडिटर पार्टी का नाम आएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सप्लायर 1। अब सप्लायर 1 की जगह नाम भी आ सकता है कोई, मैंने ऐसे ही सप्लायर 1 दे दिया है। और यहाँ पे पार्टी रहेगी सन्ड्री क्रेडिटर, एस प्रेस करके ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर चूज कर लीजिएगा। बाकी एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, डिटेल वगैरह भरते हुए। फिर इसको भी एक्सेप्ट कराइएगा, ठीक है ना, एंटर करिएगा। और बाकी यहाँ पर इनका GSTIN जो भी होता है वो डाल के एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। परचेज अकाउंट यहाँ आ ही जाएगा। कीबोर्ड ही उठाते हैं, फिर से 700 कीबोर्ड की फिर बात करते हैं, और एक की खरीद रेट 90 रुपए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको एंटर करके हम कराएंगे एक्सेप्ट, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा, और एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा लिया। जब एक्सेप्ट करा लेंगे ना, तो पेमेंट, अब देखिए इनको तो पेमेंट देना है ना, इनको तो पेमेंट देना पड़ेगा ना। तो अब पेमेंट वाउचर में जाएंगे,
अब देखते हैं कि हमारे पास कैश की क्या स्थिति बन रही है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, पेमेंट वाउचर में है, किनको पेमेंट देना है, सप्लायर 1 को। ध्यान दीजिएगा कि 63,000 की परचेजिंग ऑलरेडी हमने कर रखी है, ठीक है। 63,000 की परचेजिंग ऑलरेडी हमने कर रखी है, पहले से ही कर रखी है, और ये कैश में करी है, ठीक है ना। और कितना परचेज कर लिया है, इसके अलावा भी तो परचेज किया, तो फिर यहाँ 63,000 और परचेज कर लिया, ठीक है। बाकी की परचेजिंग तो कैश में हुई है, और दूसरी ये परचेजिंग जो हुई है वो जो है क्रेडिटर पार्टी के थ्रू हुई है, तो मतलब ये उधार की परचेजिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पेमेंट में जा करके और सीधा आप क्या करते हैं, सप्लायर 1 का लेजर लगाते हैं और यहाँ पे 63,000 रुपए इनको देने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा ये 63,000 हो गया है। अब जैसे ही एंटर करते हैं और यहाँ करते हैं कैश, क्या करेंगे, कैश। तो जैसे ही कैश करेंगे ना, तो ये देखिए, अब दे तो आप 63,000 ही रहे हैं, लेकिन कैश 1,26,000 माइनस में जा रहा है, और यहां भी रेड में दिखा रहा है, नीचे भी वार्निंग आ रही है, ठीक है। तो अब यहां पर फंसेंगे कि अरे बाप रे, ये 63,000 और कहां से चला, हम तो 63,000 कर रहे हैं और बाकी का कहां जा रहा है, तो ये बड़ी समस्या फंस जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ये भी एक तरीका हो सकता है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करा रहा, बाहर आ रहा हूं, ठीक है। तो 1 अप्रैल के डेट में ये परचेजिंग वाली एंट्री कर लीजिए आप यहाँ पर, सॉरी पैसा रिसीविंग वाली एंट्री कर लीजिए आप, वी बटन प्रेस कीजिए और F6 कर दीजिए यहाँ से, और कैश रिसीव कराइएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बैंक में पैसा नहीं देना है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि 63,000 हमारा माइनस में जा रहा था, जो अभी रेड में जो दिखा रहा था, अगर हम 63,000 ही यहाँ पे कैश रिसीव कराते हैं तो वो रेड में दिखाई देना बंद हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे 63,000 किया, और यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया न रख करके हम यहाँ कैश रखेंगे। इस बार पैसा बैंक में नहीं जा रहा, कैश जा रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सब कुछ ठीक है, एंटर करिए और लास्ट तक एंटर करते हुए देखिए एक्सेप्ट की विंडो आ जाएगी, या तो वाई प्रेस कर दीजिए या तो एंटर कर दीजिए, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब चेक करते हैं वही बैलेंस शीट जो कि रेड में दिखा रहा था, तो यहाँ बी प्रेस किया, बैलेंस शीट पे आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2,63,000 हो गया है, देखिए 2 लाख बैंक में है और 63,000 आपका कैश था। तो अभी कैश इन हैंड में आएंगे तो यहाँ पे देखिए सब कुछ नील हो गया, यानी कि जो कैश आपके पास था वो आपका खर्च हो गया। कैसे खर्च हो गया, क्योंकि जो आपने कैश पहले नहीं दिया था वो कैश अब ले लिया है, जो आपने रिसीव कराया है सेम उसी डेट में, ठीक है। तो ये चक्कर है, ये ध्यान दीजिएगा, और यही हालात सेल्स में भी होते हैं। अगर आप सेल्स में जाएंगे और किसी को अगर 500 रुपए में आपने कुछ सेल कर दिया, तो आप अब भाई पैसा लेंगे ना उससे, कि पैसा लिए बगैर उसको छोड़ देंगे। तो जब कैश करेंगे तो पैसा तो लेना पड़ेगा ना। तो कैश करते समय ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर कैश ले रहे हैं तो कैश में एंट्री होगी, अगर नहीं ले रहे हैं कैश में, बैंक के थ्रू ले रहे हैं या किसी और चीज के थ्रू ले रहे हैं, तो वो एंट्री उसी चीज के थ्रू जाएगी, ठीक है ना। ये डिफरेंस है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।